अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं अनमोल हक। आज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए जिसमें बिला मुकाबला बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नामजद हो चुके हैं। पार्टी के अंदर से भी और बाहर से भी बहुत सारे एतराज़ात सामने नजर आ रहे हैं। अकबर साहब की बात करें और परवेज़ खटक साहब की बात करें तो उन्होंने शदीद इस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे। बाकी पार्टियों का क्या कहना है इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें शामिल गुफ्तगू किया है अहमद अवैस साहब होंगे हमारे साथ, माहिर कानून और पीटीआई के रहनुमा। इसके अलावा हमारे साथ होंगी किरण डार साहिबा, पीएमएलएन के रहनुमा, और राजा यासिर हुमायूं साहब होंगे, सीनियर सियासतदान हैं और साबिक वजीर भी रह चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अहमद अवैस साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आज एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए, बिला मुकाबला सब मुंतखब भी हो गए। सर, बड़े सारे एतराज़ात सामने आ रहे हैं पार्टी के अंदर से भी, पार्टी के बाहर से भी, कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही फ्री एंड फेयर नहीं थे, लोग बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए, एक नाम नामजद किया गया और उसी के ऊपर जो है वो हतमी फैसला भी सामने आ गया। सर, किस तरह से देखते हैं बाकी लोगों की इस राय को और क्या समझते हैं इलेक्शंस के हवाले से? बात यह है कि पार्टी के अंदर से कोई आवाजें नहीं उठी हैं। जो मुखालिफिन की आवाजें जो हैं वो दीदा दानिस्ता एक प्लान करके कुछ उठाने की कोशिश की गई हैं, उनका ताल्लुक पार्टी से कोई नहीं है। पार्टी के अंदर कोई आवाजें नहीं है, बल्कि यूनानिमसली, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर जो पीटीआई हैज बीन फोर्स टू गो फॉर इलेक्शन, तो वहां पे कोई कंटेस्ट करने को तैयार नहीं था और बड़े सबके कंसेंसस के साथ ही जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुए हैं किसी ने अपोज नहीं किया और आपने चेयरमैन का भी देख लिया। सर, ये इलेक्शन नहीं, ये तो सिलेक्शन लगती है हमें, जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं आज पीटीआई के। नहीं, सिलेक्शन नहीं है जी। देखिए ना, अनअपोज नहीं होते हैं। आप नेशनल इलेक्शन के अंदर भी अनअपोज कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं तो वो सिलेक्शन तो नहीं होती। नॉमिनेशन बाकायदा पेपर बने हैं, पेपर दिए गए हैं। यहाँ पे चेयरमैन जो पीटीआई इलेक्ट हुए हैं उनके बाकायदा नॉमिनेशन पेपर प्रॉपर तरीके से। सर, बाकी तो किसी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया अगर देखा जाए चेयरमैन पीटीआई के तौर पर। किसी का नहीं आया सर, किसी का भी नाम नहीं आया। एक नाम जो तजवीज कर दिया गया बैरिस्टर गौहर साहब का, उन्हीं पर जो है वो इलेक्शन पर एतमाद मिला और वही जो मुंतखब भी हो गए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पीटीआई जो है ना, आप देखिए, वो तो एक ऐसी कंडीशन में है कि जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन के अंदर है। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर तो आप, ये तो बड़ा एक पीसफुल माहौल में ये होता है कि कैंडिडेट खड़े होते हैं, कैंपेन करते हैं, वोट के लिए अप्रोच करते हैं, और उनको जब ये जिस हालात में है कि आपको पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, उनकी लॉयल्टी चेंज कर रहे हैं, उनके साथ ज़ालिमाना सलूक के अलावा बगैर अखलाकी सलूक किया जा रहा है, खवातीन को हरासा किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। ऐसे हालात के अंदर इलेक्शन कैंडिडेट खड़े होकर आपस में पार्टी के अंदर तफरकाबाजी जो है या एक नई वो ग्रुपिंग पैदा करने की जो कैफियत है वो उससे उन्होंने ग्रेस किया, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक हेल्दी एटीट्यूड है। ठीक है सर। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि एक बड़ा सवाल हमें सुनने को मिला और हमने किया भी, पीटीआई के तर्जुमान से भी किया और पीटीआई के बाकी जो रहनुमा हैं उनसे भी हमने किया, कि बैरिस्टर गौहर साहब का नाम ही सामने क्यों आया? बाकी भी तो वकला थे, उनमें से किसी को क्यों नहीं चूज़ किया गया? और सबसे बड़ी बात कि किसी सियासतदान को क्यों नहीं चूज़ किया गया चेयरमैन पीटीआई के अहदे के लिए? देखिए ना, फैसले इस वक्त जो हैं, जिस तरह के 200 के करीब तो केसेस बने हुए जो सिर्फ इमरान खान पे हैं, पार्टी के जो मुख्तलिफ सियासतदान थे, लीडरान थे, पॉलिटिकल वर्कर थे, वो अगर सारे काउंट करें तो हजारों में केसेस हैं इस वक्त, और जो उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है वो आप सबको मालूम। ऐसी कंडीशन में एक वकील को जो कि केसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और फौरन जो है किसी मौके के ऊपर कोई अगर डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वो जल्दी फैसले डिसीजन लिए जा सकते हैं, और एक ग्रुप ऑफ लॉयर हैं जो इस वक्त सारे शामिल हैं, हम भी इसमें शामिल हैं। और मैंने तो आपको बताया कि आपके सामने अर्ज करूंगा कि इनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो मैंने खुद प्रपोज किए, तो
तो ठीक है इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं, कंडीशन ऐसी है, तो इन हालात में सर। यही अप्रोप्रिएट है और किसी ने इसको अपोज नहीं किया। ठीक है सर, इंतखाबात आने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि अगर किसी सियासतदान को चेयरमैन के ओहदे के ऊपर रखा जाता तो वो इंतखाबात में हिस्सा लेना या बाकी जो कह लें कि हमारे इदारे हैं उनके साथ जिस तरह से क्लैशेस क्रिएट हुए हैं पीटीआई के, उनमें कह लें कि उनमें स्टेबिलिटी लाना आसान हो जाता और इलेक्शंस मुहिम के अंदर हिस्सा लेना आसान होता, इलेक्शंस के अंदर उतरना आसान हो जाता? देखिए ये टीम वर्क है, ये एक चेयरमैन को इलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि चेयरमैन इज पीटीआई, ये एक ही इज वन ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ पीटीआई, और वो जब भी फैसले होंगे वो कलेक्टिव होंगे। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट है या किसी से कोई किसी वक्त बात करनी कोई जरूरत पड़ जाती है तो कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा, बैठ के टीम तैयार कर ली जाएगी, टीम में सबकी अप्रूवल होगी बाकायदा तौर के ऊपर, और वो टीम जाके बातचीत भी कर सकती है। और वो रास्ता हमने कोई बंद नहीं किया हुआ, उसको बिल्कुल ओपन रखा हुआ है, और उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर पॉजिटिव वे में उसके ऊपर काम भी होगा जब मौका आएगा, जब जरूरत अगर महसूस हुई। लेकिन जो स्टांस लिया पीटीआई ने, उस स्टांस के ऊपर खड़ा होना इंतहाई जरूरी है। और ये मैं जो कितना बड़ा काम पीटीआई ने जो किया है कि पूरी कौम को उसने पॉलिटिकली एजुकेट किया, ये इतना बड़ा काम है जो हिस्ट्री जो है कभी इसको भूलेंगे नहीं। हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट दिस gigantic task which PTI has done and Imran Khan of PTI has done. ठीक है सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जो अकबर एस बाबर साहब हैं उनको बड़े एतराज़ात हैं आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर और पीटीआई की जो वर्किंग चल रही है उसके ऊपर। सर उसकी क्या वजह है? वो क्लेम करते हैं कि मैं बानी चेयरमैन हूँ और मुझे इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बहुत सारे एतराज़ात हैं। अब तो वो अपील भी करने जा रहे हैं, तो पीटीआई किस तरह से रिएक्ट करेगी इसके ऊपर? वो उनको तो कब से पीटीआई से जा चुके हैं, वो तो अपोज कर रहे हैं, मुकाबले कर रहे हैं, मुकदमेबाजी करके बैठे हुए पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर, इमरान खान के ऊपर। वो अब कभी फाउंडर मेंबर्स में अगर आए भी होंगे तो उसके बाद अपने एटीट्यूड से वो अलग हो गए। अब अलग होने के बाद अब ये कहें कि इस मौके के ऊपर एक सिचुएशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेने के लिए यहाँ पे कूद रहे हैं, या कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनको गालिबन वो स्ट्रॉन्गली वो जो है रिबफ मिला है कि उनको ये जरूरत नहीं हुई कि वो कैंडिडेट अपना वहाँ पे उस वक्त मौके के ऊपर अनाउंस करते। अब वो जाके वहाँ पे दरखास्त देंगे, अपील देखेंगे, क्योंकि वो उनका मालूम है कि इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरीके से पार्शली और विद अल्टीरियर मोटिव जिस तरीके से पीटीआई के अगेंस्ट फंक्शन कर रहा है, तो वहाँ जाके वो इस बात को एजुकेट करने की कोशिश करें। सर उनके साथ साथ परवेज खटक साहब ने भी तो बहुत एतराज़ किए आज की इस डेवलपमेंट के हवाले से। तो परवेज खटक को तो निकाल दिया हुआ है पीटीआई से, अब कहाँ है वो तो अपनी पार्टी बना के बैठे हुए हैं। अब जो लोग पार्टी में नहीं है तो उनको इतराज है। वो सर नहीं, तो यकीनन वो पार्टी में नहीं है, लेकिन वो एतराज कर रहे हैं आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के प्रोसीजर के ऊपर कि ये फ्री फेयर नहीं थे, इस तरह से होते नहीं है इलेक्शन जिस तरह से पीटीआई ने आज करवा लिए हैं। तो इतराज ये इस बात का इतराज होगा तो पीटीआई के जो इस वक्त मेंबर हैं, जो पहले भी थे और आज भी मेंबर हैं, इतराज तो उनको होना चाहिए। ये आउटसाइडर जो हैं इतराज करने वाले कौन होते हैं? इनको क्यों नहीं ये किसने ये अख्तियार दिया कि वो हमारे ऊपर इतराज करें? ठीक है, तनकीद करते रहें बैठ के। ठीक है सर, इलेक्शन मुहिम की अगर बात कर ली जाए और इलेक्शंस की अगर बात कर ली जाए तो सर आपको आज तक के दिन तक क्या मुश्किलात दरपेश हैं इलेक्शन मुहिम के हवाले से या इलेक्शन कमीशन से? क्या आपके गिले हैं कि किस तरह से आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो सर किस तरह से आप समझते हैं कि इन तमाम तर इदारों को आपके साथ चलना चाहिए कि आप इस गिले को अपोजिट कर सकें कि हमें जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है? देखिए, पीटीआई बिल्कुल स्ट्रिक्टली राइट फ्रॉम डे वन ये कहती आई है, आज भी हमारा वही स्टांस है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती को कायम किया जाए और रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे एनफोर्स किया जाए, फंडामेंटल राइट्स का एहसास किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए। ये हर पॉलिटिशियन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से लेके डाउन द लाइन और हर चीफ जस्टिस से लेके तमाम जज साहबान ये ओथ लेते हैं, उसमें है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट
एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। न पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड नहीं किया, आपने उसकी वायलेशन की। और ये वायलेशन जो है मुस्तकिल हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन की डेट के ऊपर भी आपने देख लिया क्या तमाशा बना। जिस तरीके से तस्लील किया गया जज साहबान का सुप्रीम कोर्ट के, और वो उसकी जो आइन के दफात के मुतालिक जो तमाशा बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर, शहबाज शरीफ और उनके हवारियों ने बैठ के वहाँ पे PTI जो PDM के जो थे लीडरशिप, तो ये सिचुएशन जो है ये खतरनाक सूरत जो बन रही है कि जहाँ पे आपने आइन को बस पुश डाल दिया और रूल ऑफ लॉ को खत्म करके उसकी जगह पे डिस्पोटिज्म लेकर आ रहे हैं। ये डिस्पोटिज्म तबाह करेगा पाकिस्तान को। PTI तो खड़ी है रूल ऑफ लॉ के लिए कि वक्त के ऊपर आप इलेक्शन कराओ, जो जीत गए कोई उसमें रिगिंग मत करो। ठीक है सर, एक आखिरी कमेंट चाहूंगी। PTI के जो बानी चेयरमैन हैं के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, कादिर ट्रस्ट और साइफर केसेस के हवाले से सर क्या पेशरफ्त हो सकती है? देखिए वहाँ एक तरफ तो ये सलूक किया जा रहा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, और दूसरी तरफ PTI का हाल ये है कि वो उनकी अपील जो है 5 मिनट में खत्म हो जाए, उनको राइट ऑफ डिफेंस नहीं मिला हुआ कोसाहाना केस में, और वो सुनाव समाप्त नहीं हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, हम मौजूद थे PTI के रुकन और माहिर कानून। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। अब हमारे साथ मौजूद हैं राजा यासिर हुमायूं सरफराज, सीनियर सियासतदान। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। सर आज की अहम डेवलपमेंट की बात की जाए तो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं। अब ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं इस वक्त के ऊपर पार्टी के अंदर से बहुत एतराज़ात सामने आ रहे हैं, इन्हें लेकर क्या राय रखते हैं? बिला मुकाबला ये सारे मुंतखब हो गए। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, सिर्फ हम PTI को सिंगल आउट ना करें तो डेमोक्रेसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में। इसी वजह से जब किसी पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं तो लोग उसको वेंट आउट नहीं कर सकते, और अगर करें तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय अपनी पार्टी चेंज करने के। और ये जो इस मुल्क में लोटाइज्म का कल्चर है उसकी बुनियादी वजह यही है कि पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। तो अगर आप अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफ रखते हैं पार्टी की कुछ लोगों से, तो आपके पास वाहिद तरीका यही रह जाता है कि आप या तो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाएं या फिर बैक बेंचेस पे चले जाएं। तो ये सिर्फ एक, मैं कहता हूँ PTI का मसला नहीं है, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, और यहीं से डेमोक्रेसी स्टार्ट होनी चाहिए एक्चुअली। तो सर आज के जो इलेक्शंस की अगर बात की जाए, बिला मुकाबला सबका मुंतखब होना, आपको लगता है कि ये वाकई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर चलने के लिए किसी भी सियासी जमात के अंदर इस तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस फेयर होते हैं? नहीं जी, मैं तो ऑलरेडी कह चुका हूँ ना कि ये तो जो प्रॉब्लम है उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपका कोई सिस्टम ही नहीं है। आप देखें कि अगर आपने मिसाल अमेरिका की ले लें तो वहाँ पे तो इवन कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रिलिमिनरीज पहले लड़ते हैं, उसके बाद वो जीत के उसमें जो जीतता है वो फिर एक्चुअली टिकट होल्डर बनता है। तो एक सिस्टम है। फिर पार्टी के अंदर ग्रुपिंग्स भी जब होती हैं तो जो ग्रुप जीत जाता है उसी को फिर मौका मिलता है, उसी का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन लड़ता है, बाकी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो बहरहाल हमें ज़रूरत इसी अमर की है कि पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये मेक श्योर किया जाए कि इलेक्शंस हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और जो क़यादत है वो वर्कर्स की सोच के मुताबिक। सर अब PTI के साबिक सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि जाहिर सी बात है आपको PTI के लोगों की मेंटालिटी, उनकी सोच का भी पता होगा। इस वक्त जब पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पे PTI की सियासत जो है वो बड़े ही एज पर खड़ी हुई है, वकला में से किसी का नाम PTI चेयरमैन के तौर पर मुंतखब करना, सियासतदानों को पस मंज़र पर डाल देना, सियासतदानों के साथ ज़्यादती नहीं? जी मेरा ख्याल है कि एक अदम एतमाद है पॉलिटिशियंस पे, और ऑल्दो ये चेयरमैन साहब की स्ट्रेटजी शायद यही होगी कि शायद वो एतमाद नहीं कर रहे किसी पॉलिटिशियन पे, और मेरा ख्याल है उसी माइंडसेट है जिसके तहत उन्होंने पहले CMB जो है वो ऐसे लोगों को बनाया था जो पावरफुल ना साबित हों या उनके लिए ख़तरा ना साबित हों। हालांकि मेरा ख्याल है उनकी पॉपुलैरिटी का ये लेवल है कि उनके लिए कोई ख़तरा है ही नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, और अगर वो किसी को भी बना देते
इवन किसी बड़े पॉलिटिशियन को भी बना देते, तो मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान को कभी चैलेंज नहीं कर सकते पीटीआई के अंदर, क्योंकि जो पीटीआई का वोटर है वो तो उनके साथ खड़ा था। तो सर आपको लगता है कि ये फैसला बैरिस्टर गौहर साहब का नाम मंजर आम पर आना एज अ पार्टी चेयरमैन, ये एक नाम सही है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, जाहिर है अब ये तो एक तरह से उनकी मंशा है ना, जो चेयरमैन है पीटीआई के, जो एक्चुअल चेयरमैन है, उन्होंने अपना एक बंदा नॉमिनेट किया, और क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो चेयरमैन की जो उनकी मंशा है उसके साथ चलना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट तो कोई नहीं खड़ा हो सकता। सर अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर ली जाए तो सारे इलेक्टेबल्स उस पार्टी के अंदर मौजूद हैं, पुराने चेहरे सब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और पीटीआई को बड़ा मुकाबला देने की बातें करती है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये जो जमात है। तो आपको लगता है कि ये वोटर्स की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर सकती है इन इलेक्शंस में आने वाले दिनों में, या पीटीआई का जो वोट बैंक है उसे तोड़ सकती है? देखिए, एक तो इलेक्टेबल्स के वोट होते हैं आपके छोटे शहरों में, गाँव में, रूरल कंस्टिट्यूएंसीज में, उनका कुछ ना कुछ रोल अभी तक है, मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये भी ख़त्म होता जा रहा है, और इस इलेक्शन में शायद आपको सरप्राइज मिले कि वो भी कम हो चुका। मैं अभी पीछे हमारे ज़िमनी इलेक्शन थे जंग में, जो गुज़िश्ता ये पंजाब असम्बली के हुए थे, तो उसमें मेरी तवक्को ये थी कि जंग बड़ा ट्रेडिशनल सा ज़िला है और वहाँ पे जो सीट्स पे मुकाबला हो रहा था वो नेक टू नेक होगा, लेकिन जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उन्होंने जब 30,000 वोटों से शिकस्त दी अपने एक बराबर के ही कैंडिडेट को, तो ये मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि धड़े के वो इलेक्शन में ऐसे होता नहीं है, नेक टू नेक इलेक्शन जाता है, और हर जगह पंजाब में ट्रेडिशनली यही रहा है कि एक धड़ा एक पार्टी में, दूसरा दूसरी पार्टी में, लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने ज़िमनी इलेक्शन में नोट किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी थी। इसी तरह इस्तेकाम पार्टी में गाँव के हलकों में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका रोल होगा, लेकिन शायद वो पहले से बहुत कम हो या तो एक्सपेक्टेशन से इस्तेहकाम बहुत कम पाकिस्तान हो। पार्टी तो इस चीज़ का दावा कर रही है कि पंजाब के अंदर अक्सरियत जो है वो आईपीपी लेगी और अलीम खान जो है वो वज़ीर आला मुंतखब होंगे। सारे पुराने चेहरे जो पीटीआई में मौजूद थे और मकबूलियत जिन्हें हासिल थी वो आईपीपी में जा चुके हैं। आपको लगता है कि इनका दावा जो है वो सच्चा हो सकता है, और अगर सच्चा हो भी सकता है तो किस हद तक सच्चा होगा, क्योंकि सारे पीटीआई के जो साबिक चेहरे हैं वो अब आईपीपी में शामिल हैं? देखें, जो नून लीग के साथ मिलके उनको गवर्नमेंट शायद मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ सीटें वो निकालने की अलियत बहरहाल रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें हलकों के अंदर, फॉर एग्जांपल, अगर कई लोगों के 70% अपने धड़े के वोट थे, पार्टी का 30% वोट होना बहुत बड़ी बात है और होती थी, और पीटीआई के इतने वोट्स थे। जो शहर के हलके हैं वहाँ पे तो मेरा ख्याल है 90 to 100% पीटीआई के वोट थे या नून लीग के वोट थे, तो वहाँ पे तो शायद सीटें निकालना मुश्किल हो, लेकिन गांव के हलके में अगर पीटीआई का स्पेशली कोई कैंडिडेट अच्छा ना हो तो शायद इन लोगों के पास कोई चांस हो और इतनी सीटें वो ले आए कि फिर उनकी वो एक ऐसी फोर्स बन जाए कि अपना सीएम बना लें। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि पीटीआई को एज अ कम्पिटिटर और कौन सी जमात जो है वो पंजाब में लेकर आ सकती है, क्योंकि अब पीएमएलएन भी बहुत एक्टिव है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब में एक्टिव होने जा रही है। आपको लगता है कि ये सारी पार्टियां, पीटीआई का एक खासा वोट बैंक है, उनको कम्पीट कर सकेंगी? देखिए, जो पीटीआई में ओरिजिनली लोग आए थे वो लोगों की असल में तवक्को ये थी कि वो राइट विंग का वोट होगा और वो नून को डैमेज करेगी, इसलिए जरदारी साहब बड़े खुश थे जब पीटीआई पॉपुलर हो रही थी। लेकिन हुआ अब उसके बरक्स, जो प्रो लेफ्ट वोट था, जो थोड़ा अपने से एनलाइटेंड कह लें, वो वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में आ गया। एक हद तक पढ़ा लिखा वोट उस वक्त था। अब ओरिजिनली तो पीटीआई ने डैमेज किया पीपल्स पार्टी को, तो जो वोटर पीटीआई में गया वो पीपल्स पार्टी छोड़ गया। लेकिन मैं नहीं समझता इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास इतनी कोई पॉपुलर लीडरशिप है कि वो तमाम वोट अपने, या उनमें कोई एक सिग्निफिकेंट वोट वापस ले सके। मेरा ख्याल है लोग वेट कर रहे थे पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब की कि वो शायद आए और उनकी पर्सनालिटी और वो उसको ओवरवेलम कर लें। जो जरदारी साहब ने एक नेगेटिविटी पार्टी के बारे में आ गई पंजाब में, ऑल्दो जरदारी साहब की अपनी क्वालिटीज होंगी, लेकिन पंजाब में बहरहाल वो पॉपुलर नहीं है। और पीपल्स पार्टी के जवाल की बड़ी वजह यही है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद कोई उनको ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जो पंजाब के पॉपुलर वोट को अट्रैक्ट कर सके। बिलावल में थोड़ा सा स्पार्क नजर आता है बिलावल साहब में,
लेकिन अभी फौरी तौर पे वो ट्रैक्शन ले नहीं रहे हैं, और जब तक वो जरदारी साहब के उस साए से निकलते नहीं, शायद मुश्किल हो जाए उनके लिए। सर आज जो है वो शाहिद खान अब्बासी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया। एक बड़ा कमेंट उनका जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि अदलिया, सियासतदान और इसके साथ साथ जो फ़ौज है वो अपने रास्ते पहले से ही तयन कर ले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सके इलेक्शन से पहले। सर किस तरह से देखते हैं उनकी इस राय को, और क्या इन तीनों जो इदारे हैं इनको वाकई अपने जो रास्ते हैं उनको डिसीजंस ले लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल इकॉनमी, एक स्टेबल स्टेट की तरफ हम जा सकें? देखिए इस वक्त ना मेरा ख्याल ये मुमकिन नहीं है। ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, जो बात उन्होंने की है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी रियासत है जिसको बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स बहरहाल हैं, और वो एग्जिस्टेंशनल थ्रेट्स भी थे, और वो आपकी लोकेशन की वजह से हैं, जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से हैं। उसमें आप अगर ये कहें कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक साइड पे बैठ जाए और सारा कुछ नॉर्मल हो जाए फौरी तौर पे, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता हमें उम्मीद रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन ड्यू कोर्स ये होता चला जाए, और शायद आने वाले 10-15 सालों में ये हो सके, अल्लाह करे होए और हम एक ट्रैक पे चढ़ जाएं। सर पीटीआई जो है वो अभी बहुत सारे चैलेंजेस में उससे दरपेश है और आए रोज़ एक नई स्टोरी सामने आ रही होती है, जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का डिसीजंस आ गया, और साथ साथ जो पीटीआई के बानी रुकन हैं इमरान खान, अब तो बानी रुकन हो चुके हैं, उनको बहुत सारे जो है वो केसेस का सामना है। तो सर आपको लगता है कि पीटीआई ये जो इलेक्शंस लड़ने जा रही है इसमें इसको वाकई में एक लेवल पैरेलल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस खेलने का मौका मिल रहा है? क्योंकि अगर बात करें तो उन्हें जलसे जुलूस की भी इजाज़त नहीं मिल रही। कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों का? ये देखिए, तो ऑब्वियसली नजर आ रहा है, इसमें मेरा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि लेवल तो कहीं से भी नहीं है। गुज़िश्ता इलेक्शन में शायद नून को इतनी लेवल नहीं मिली थी प्लेइंग फील्ड, तो ये तो बहरहाल प्रॉब्लम इस मुल्क में रहती है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि जो इस मुल्क के मामलात हैं वो इतनी जल्दी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम किसी स्टेबल डेमोक्रेसी की तरफ फौरन ठीक हो जाएगी हर चीज़, तो इट विल टेक टाइम। इस वक्त तो बुरा वक्त है पीटीआई पे, लेकिन 2018 से पहले नून लीग के लिए बुरा वक्त चल रहा था, अब 2024 में जो है वो पीटीआई के लिए इलेक्शन से पहले बुरा वक्त चल रहा है। सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं कि लाडला पहले कोई और था, अब लाडला कोई और है। जी जी बिल्कुल। देखिए बात यह है कि ये जब आप इस मुल्क में सियासत में एंटर होते हैं ना, जब कर रहे होते हैं और आप अपने आप को इस सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हम सबको, और ये मेरा ख्याल एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। अगर 2018 में हम इलेक्शन लड़ रहे थे और हमें लग रहा था कि हम लाडले हैं, तो हमें ये तवक्को करने में कोई हर्ज नहीं था कि आइंदा कोई और भी लाडला हो सकता है। क्योंकि अगर तो कोई वाकई अवाम की हकीकी ताकत से सामने आया हो, जैसे 1970 में पीपल्स पार्टी आई थी, वो भी नहीं थी। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग वो भी एक बात जरूर है कि बड़े फेयर इलेक्शन, लेकिन जीता तो मुजीबुर रहमान था ना, तो सबको पता है कि कौन जीता था 70 में, और फिर हुकूमत जो है वो कैसे बनाई गई और मुल्क ही तोड़ दिया गया। तो जब से पाकिस्तान बना है, मैं कहूँगा कि ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट आप मान के इस गेम में शामिल होते हैं कि कोई ना कोई बारह लाडला होगा, और अगर आपकी बारी नहीं है तो चुप करके साइड पे बैठ जाए। दिस इज हाउ इट इज। सर पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं इन इलेक्शंस के बाद जो होने जा रहे हैं? इसके बाद जो है वो आप पीटीआई का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि चेयरमैन तब्दील हो चुका है और बहुत सारी चेंजिंग्स आ रही हैं। इलेक्शंस को अगर लेकर चलें तो इलेक्शंस के अंदर एक स्ट्रैटेजी जो डेवलप की है पीटीआई ने कि हम वकला को और ख़वातीन को जो है वो आगे रखेंगे, आपको लगता है कि ये सारी स्ट्रैटेजीज वाकई में काम आएंगी और ये पीटीआई आगे चल सकेगी? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे खत्म तो नहीं होती। ज़िया-उल-हक साहब से भी 11 साल में पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई थी, 11 साल बाद लेकिन एटलीस्ट ये था कि बीबी बच के यहाँ से पहले चली गई, पहले जेल में रही, फिर बाहर चली गई, तो किसी ना किसी जगह पे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा खान साहब को भी। और अगर आप ये कहें कि आप जंग खुदा न खास्ता कोई है और आप जीत जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट हार जाएगी, तो ये नहीं। अगर ये होगा तो खुदा न खास्ता मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को हराने की बात तो कतई ठीक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करने की बात और मिल के चलने की बात ठीक है, और वो जब भी टाइम और मौका आए तो हो सकती है। नून लीग ने भी कर ली, नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे और अब देखें अब उन्हें रिलीफ मिल रहा है बहुत सारे केसेस तो ये में। एटीट्यूड्स भी ठीक करने की जरूरत है।
ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, आपका कोई इरादा है किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करने का? जी नहीं, मेरा कतन कोई इरादा नहीं है इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का। और उसकी बुनियादी वजह ये कि आप पॉलिटिकल पार्टी तो या आइडियोलॉजी पे ज्वाइन करते हैं कि आपकी, और या फिर और उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उस पार्टी की लीडरशिप भी के साथ आप सहमत हों, अदरवाइज तो फिर आपको पार्टी छोड़नी पड़ती है। और यहाँ पे इस वक्त जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें मैं खुद लेफ्ट का मानने वाला हूँ, और लेफ्ट में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसकी ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसको जो मुझे अट्रैक्ट करे। ऑल द पीपल्स पार्टी लेफ्ट की पार्टी है, लेकिन उसकी लीडरशिप को हम आजमा चुके हैं, देख चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा किसी एक्सरसाइज में पढ़ने की जरूरत है। सर, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसके बाद क्या वाकई इत्तेहादी हुकूमत बनेगी या कोई एक इंडिविजुअल पार्टी होगी जो पाकिस्तान को लेकर चलेगी? नज़र तो यही आ रहा है कि मखलूत हुकूमत ही बन सकती है। अगर ये ज़ाहिर है पीटीआई भी कुछ ना कुछ सीट्स तो जहाँ पे वो लड़ सकी निकाल लेगी, लेकिन बाकी सबको मिलकर हुकूमत जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा हुमायूं सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि पीटीआई का आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा किरण डार साहिबा। बहुत शुक्रिया किरण साहिबा आपके टाइम के लिए। किरण साहिबा, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि इलेक्शंस का टाइम है, हर पार्टी मुत्तहिद होकर चलने की कोशिशें कर रही है। इस दौरान पार्टी के अंदर से ही क्लैशेस आ जाना, मुतनाज़ बयान आना एक दूसरे के हवाले से, जैसे कि आजकल दानियल अजीज़ और एहसन इकबाल साहब के हवाले से एक बड़ा पॉइंट सामने नज़र आ रहा है। दोनों रहनुमा एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं, लफ्जी गोलाबारी जारी है। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला कहलाया जाता है महंगाई, उसका एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जैसे कि दानियल अजीज़ साहब को शोकॉज नोटिस भी जारी किया है नून लीग की जानिब से, तो क्या कहेंगी इस पर? क्या ये टाइम था इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करने का, और पार्टी का क्या रद्द अमल है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जहां तक इख्तलाफात का ताल्लुक है तो जो पार्टीज होती हैं वो फैमिलीज की तरह होती हैं। आपकी भी अपनी फैमिली है, मेरी भी अपनी फैमिली है। तो फैमिलीज में ऐसी इश्यूज जैसा होते हैं तो पार्टीज में भी होते हैं। और जहां तक शो कॉज नोटिस का ताल्लुक है, देखें जब कोई ऐसा किसी भी पार्टी में जब ऐसी कोई बात होगी तो फिर शो कॉज नोटिस भी मिलेंगे। तो इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, हमारे कायदीन इसको देख रहे हैं और डेफिनेटली जल्दी ही इस पे कर दिया जाएगा। और जहां आपने बात कही कि इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस के नजदीक ऐसी चीजें काफी मंजर आम पर आती हैं। पाकिस्तान को कोई पहला इलेक्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें चलती रहती हैं। ये अंदरूनी भी होती हैं, बैरूनी भी होती हैं। तो इतना इसको मीडिया इसको इशू बना ले तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इशू बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत बड़ा इशू है। किरण साहिबा, आपकी पार्टी के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जो हल्का बंदियां हैं वो आपको जितवाने के लिए आपकी पार्टी के हिसाब से की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसको किस तरह से जस्टिफाई करती है, क्योंकि बाकी पार्टियां इसको कोर्ट तक, अदलिया तक भी लेके जा सकती हैं, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको किस तरह से जस्टिफाई करेगी? देखें, जहां तक अभी आपने बात कही, देखें हमने किसी पार्टी को कोई हाथ तो नहीं बांधे हुए। आपने जो बात कही कि हल्का बंदियों की बात मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए, मुझे बता दें पाकिस्तान में जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई उसने अपना भरपूर काम किया और भरपूर पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए उसके फलाह के काफ़ी काम किया। जहाँ तक बात की आपने इसकी कि हल्का बंदियाँ, देखें इलेक्शंस हैं और हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान जो है अपने 5-5 साल, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की वज़ीर आज़म नहीं पर पाकिस्तान की जो असेंबलीज हैं वो 5-5 साल मुकम्मल कर रही हैं। और ये इलेक्शंस हैं, हर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले, वो अपना काम करें। अब आप ये इल्ज़ाम लगा दें, पहले कहा जाता था कि बड़े मियाँ साहब नहीं आ रहे, हम इलेक्शंस हैं तो वो जी बड़े मियाँ साहब, अब बड़े मियाँ साहब आ गए हैं तो हम ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि हल्का बंदियाँ भी उनके मुताबिक हो रही हैं। ये अब टैक्टिक्स हैं ये कहने के लिए कि जी जो है चीज़ों को हमारे लिए सॉफ्ट किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा किरण है। साहिबा, ये तासुर मिल रहा है हमें, जब ये कह दिया जाए कि हमने अपना सारा काम
हमने अपना तमाम मामलात जो हैं अपने रब पे छोड़ दिए, तो मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई ना आप बात कर सकती हैं आगे थे और ना ही मैं कोई बात कर सकती हूँ। किरण साहिबा, एक तासुर नज़र आ रहा है कि लाडलेपन का हमें नज़र आ रहा है कि बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से नवाज शरीफ की वापसी हुई उस तरह से उनके बाद जो है उनके रास्ते सारे हमवार किए जा रहे हैं, हमवार हो रहे हैं। इलेक्शंस में उन्हें भरपूर नुमाइंदगी का मौका मिला, हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, उनके ऊपर जो रेफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा तो लग रहा है कि बायलैटरल तो नहीं, लेकिन एक तरफ जो है वो सियासत का रुख मोड़ा जा रहा है, एक पार्टी की जानिब मोड़ा जा रहा है। देखिए इस वक्त ये तासुर इसीलिए सामने है क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। 9 मई का वाकया कोई पुराना वाकया नहीं है, वो आज की तारीख का वाकया है, वो 2023 का वाकया है। वो आपके और मेरे और पूरे पाकिस्तान के सामने नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने और तमाम ममालिक के सामने है। तो जहां आपने बात की हमवार किया जा रहा है, देखिए अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब को किसी का लाडला कह रहे हैं तो तीन टेन्योर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो आप उनके काम भी देख लें। जिसको लाडला बना के पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, आरटीएस बिठाया गया 2018 के इलेक्शंस में, उसने भी देखने क्या किया है। तो आप लाडला ये जुमला मत डालें आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, वो पाकिस्तान के अवाम के लाडले हैं, ठीक है, जिनको निकाला गया था 2018 के इलेक्शंस में। फिर आप देख लें बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसकी वजह से उनको वजीर आजम के ओहदे से किया गया। तो आप लाडला ना के वो शख्स, मैं समझती हूँ पाकिस्तान के इलेक्शंस में दोबारा कंटेस्ट करने जा रहा है, उसकी पार्टी दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करने में जा रही है, जो हमेशा करेगी जिसने पाकिस्तान को सर्व किया है। मुझे बता दें, आप अभी स्टूडियो से बाहर निकले तो आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और नून लीग की तख्तियां नजर आएंगी। वो सिर्फ खाली तख्तियां नहीं है, तख्तियों के साथ साथ वो काम भी हैं, वो आप देख रहे होंगे। तो आप लाडले का जो जुमला है ना, वर्ड है ना, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ यकीन करें सूट नहीं करता। ये जिसके साथ सूट करता है वो आज सलाखों के पूछी है, और उसने जो तबाही की पाकिस्तान की वो आपके मेरे सामने है। हम किरण साहिबा, अगर वो लाडले होते तो तोशाखाना साइफर जैसे केसेस जो है उनको इतना बैठी हुई हूं, पर इससे पहले हम आवाम हैं और हम उन चीजों से गुजर रहे हैं। किरण साहिबा, अगर वो लाडले होते आज के दौर में, यकीनन वो पहले लाडले रह चुके होंगे, लेकिन अगर आज के दौर के अगर वो लाडले होते तो वो तोशाखाना रेफरेंसेस और साइफर केसेस के ऊपर जो है उनकी समातें ना चल रही होती। उस लाडले ने ना, वो लाडला था, उस लाडले ने 9 मई को जो पाकिस्तान का हाल किया ना, उस वजह से वो लाडले सीट से नीचे उतर गया। लेकिन आप ये ना कि उस सीट पे नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब उस सीट पे नहीं बैठे। वो शख्स वो है जिसने सर्व किया। अभी तो इलेक्शंस आया ही नहीं है, अभी तो इलेक्शंस नहीं आना है, मुझे बताएं, और फिर अवाम सिलेक्ट करेगी कि कौन सी पार्टी इस पाकिस्तान की हुक्मरानी उसके हाथों में आएगी और नहीं आएगी। ठीक है किरण साहिबा, आपसे जानना चाहूँगी कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े इंपॉर्टेंट और सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने कहा है कि नून लीग इक़्तिदार की बातें कर रही है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू इससे बिल्कुल हट के है। उनकी सोच इस तरफ किस तरह राग़िब हो सकती है जब पूरी नून लीग जो है वो मुत्तहिद होकर इस बात पर मुत्तहिद है कि हमारी पार्टी इक़्तिदार बनाएगी, अक्सरियत हमारे पास होगी, तो वो बिल्कुल एक सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? देखिए, उनकी अपनी राय है, वो भी मुस्लिम मुनून के एक वर्कर हैं, उनकी अपनी राय है, और मेरे ख्याल से हर वर्कर को अपनी राय का इख्तियार है और वो रख सकते हैं। जहां आपने बात कही मुस्लिम मुनून के इक़्तिदार के आने की, मुझे बता दें, जिस पार्टी ने सर्व किया होगा अवाम उसको सेलेक्ट करेगी। या फिर आप 8 फरवरी का इंतजार कर लें। 8 फरवरी जब गुजर जाएगा और जब रिजल्ट आना शुरू होंगे तो रिजल्ट आपके सामने भी होंगे और मेरे सामने भी होंगे, तो देख लीजिएगा कि कौन सी पार्टी इस मुल्क को सर्व करेगी। आपने भी देखा 14 महीने की उस मुश्किल वक्त में कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर हमने बहुत मुश्किल फैसले किए। वो मुश्किल फैसले मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि सियासत और रियासत दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। और आपने देखा, मैंने भी देखा कि हमने अपनी रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पे लगाया। तो ये सियासत तो कुर्बानी मांगती है और वो हमने कुर्बानी दी है, और हम इस कुर्बानी का सिला लेने अवाम के पास जा रहे हैं ताकि 8 फरवरी को जो है वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। तो डेफिनेटली जो अवाम है उसने वोट कास्ट करना है और उसने बताना है। आप मुझे बता दें कौन सी पार्टी है जिसने सर्व किया है पाकिस्तान को 90 से लेके आज तक। हम पे बहुत इल्जाम लगता है कि जी हमने 30 साल हुकूमत की। आप मुझे बताते हैं हर 2.5 साल के बाद तो हुकूमत खत्म हो जाती थी।
तो क्या काम करना। और पिछले 5 साल को अगर मैं देखूं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, आपको 2013 के अंधेरे भी याद होंगे कि 2-2 घंटे लाइट जाया करती थी, 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आती थी और बाकी घंटे लाइट नहीं आती थी। फिर वो अंधेरे 3.5 सालों में वो खत्म भी किए गए, वो आपके मेरे सामने है। तो आवाम को क्या नजर नहीं आ रहा? फिर मैं कहूंगी 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाकर लाडले को लाया गया था। वो लाडले का एक्सपीरियंस कामयाब नहीं हो सका और यही वजह है कि आज जो है, आज हम जब अवाम के पास जाएंगे तो अवाम उसी को सेलेक्ट करेगी जिसने सर्व किया है। ठीक है किरण साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि हर पार्टी में से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है किसी न किसी सियासी रहनुमा का, और शाहिद खान अब्बासी ने भी कहा कि इत्तेहादी हुकूमत होगी, कोई भी इंडिविजुअल पार्टी जो है वो इक़्तिदार में नहीं आ सकती। तो क्या आपको यही लगता है कि इलेक्शंस के बाद एक इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनेगी? और अगर इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो जिस तरह से 16 माह की PTM हुकूमत रही और बाकी जो सियासी पार्टियाँ थीं उन्होंने नून लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान को लीड किया और हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और बाकी भी सारी नामवर पार्टियां थीं, तो आपको लगता है कि क्या वाकई इत्तेहादी हुकूमत होगी? और क्या इस इत्तेहादी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग कोई स्पेस रखती है या नहीं? देखिए, अभी तक मुस्लिम लीग नून ने, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई जारहाना बयान भी नहीं दिया। देखिए, हम कोलिजन में रहे हैं और हमने बड़े अच्छे तरीके से बहुत मुश्किल तरीन फैसले, बहुत ऐसा नहीं था कि 2 पार्टीज थी, 2 से ज्यादा पार्टीज थी कोलिजन में जो हम चला रहे थे 14 महीने से। तो ये तो वक्त बताएगा। आप और मैं यहाँ बैठ के प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि हुकूमत एक पार्टी की बनेगी या कोलिजन की बनेगी। अगर इस पाकिस्तान में कोलिजन हुकूमत बनेगी तो देखिए, सबको एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा इस पाकिस्तान के लिए। तो वो तो वक्त ही बताएगा कि कोलिजन हुकूमत होगी या नहीं होगी। आपने ये भी देखा कि हमेशा पीपल्स पार्टी हमारे साथ हमेशा, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, हमारे ओपोनेंट ही रही है। लेकिन जब वक्त आया पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने के लिए बचाने के लिए, और जब मैंने एक आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू PTI की हुकूमत को खैरबाद कहा, तो आपने देखा कि वो हमारे साथ रहे और बड़े अच्छे तरीके से वो रहे। तो ये इलेक्शंस हैं, हर पार्टी अपना मंशूर देना है, हर पार्टी का अपना स्टाइल है, हर पार्टी ने एक दूसरी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाना है कि महंगाई उसकी वजह से आई है। तो मुझे तो ये एक किरण साहब, अब तक के जो इलेक्शन कमीशन के सारे प्रोसीजर्स चल रहे हैं, आज तक के जो इलेक्शन कमीशन की सारी कार्रवाइयां चल रही हैं, क्या आपकी पार्टी उन पर मुतमईन है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या आपकी तरफ से भी वही गिला आ रहा है जो बाकी पार्टियों की जानिब से आ रहा है? मुझे बताएं ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, मुझे ये बता दें। मुझे बता दें, ये जो कुछ लोगों ने ये एक एक्सपेरिमेंट कर लिया तो वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। इसलिए आप ये बात ना करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं या हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। कोई इल्जाम लगा रहा है तो उसको लगाने दे, ये उसका है कि वो हमारे पर, हमारी पार्टी के ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो वो लगा ले और 8 फरवरी को मंजरेआम पर आ जाएगा। हमें कोई लेवल प्ले फील्ड नहीं चाहिए। हम आवाम के पास जा रहे हैं। हमने जो काम किए हैं, आज तक जो काम किए हैं, हमने अपनी रियासत, हमने अपनी सियासत को भी दाव पे लगा दिया। वो सब काम हम अपने आवाम के सामने लेके जा रहे हैं, आज भी लेके जाएंगे, कल भी लेके जाएंगे और उसी की बेस पे हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। आप ये ना कहें कि मुस्लिम नून को जो है वो ये फील्ड में नहीं है। हाँ, उन्होंने, देखें, मुझे बताएं, एक शख्स 3 मरतबा का वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो 3 दफा वजीर आजम बना हो, उसको इस बात पर निकाल दिया जाए कि वो अपने बेटे से तनख्वाह नहीं लेता। मुझे आप बता दें, आप ये भी तो देखें ना कि उसको घुमाया कितना गया था, उसके लिए कितनी मुश्किलात पैदा की गई थी और उसको कितना अजीबोगरीब तरीके से वो इस सियासत के मैदान से वो बाहर निकल जाए और उसको निकाला गया। किरण साहब, यकीनन पार्टी कोई भी हो, पार्टी की वर्किंग के ऊपर जो है वो इलेक्शंस किसी भी पार्टी ने जीते हैं। कारपेट नहीं बिछाई जा रही। जिसकी बेटी को भी कमाल है, सिर्फ वो उसकी बेटी थी, मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी थी, इसे भी उसको जेल जाना पड़ा। मुझे बता दें उसके बाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण डार साहिबा, आपका मौक़िफ़ हम जान रहे थे इलेक्शंस के हवाले से और नून लीग क्या रद्द-ए-अमल रख रही है तमाम सियासी जमातों के हवाले से और किस तरह से इलेक्शंस में उतरेगी, उस पर भी बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो हो गए और PTI के अलावा हर सियासी पार्टी को इन पर इख्तलाफ है। अब देखना यह है कि PTI इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद किस मंशूर के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेती है। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।